नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पीयूष मिश्रा, ऑर्थोपेडिक सर्जन आज काफ़ी समय बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। एक बड़ी कॉमन सी क्वेरी लेके, जो प्रायः मरीज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सिकाई तो आपने कहा ठंडी करनी कि गर्म करनी है, गर्म सिकाई कब करनी है, ठंडी सिकाई कब करनी है। तो मैंने सोचा आज इसी विषय पे आप लोगों से बातचीत करते हैं। देखिए, सिकाई के दो मोड हैं, एक तो गर्म और एक ठंडी। गर्म सिकाई को थर्मल थेरेपी कहते हैं, ठंडी सिकाई को क्रायोथेरेपी कहते हैं। अब दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। ठंडी सिकाई अलग मैकेनिज़्म से काम करती है, गर्म सिकाई अलग मैकेनिज़्म से काम करती है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक है, वो है दर्द में राहत। अब कब हमको गर्म सिकाई करनी चाहिए जो हमको दर्द में राहत दे, कब हमको ठंडी सिकाई करनी चाहिए जो हमको दर्द में राहत दे, आज इसी विषय पे बात करते हैं ताकि आपके सारे भ्रम उससे दूर हो जाए। तो सबसे पहले गर्म सिकाई की बात करते हैं, जो कि बड़ी कॉमन है, सब लोग गर्म सिकाई करते हैं। अगर हमारी समस्या यानी हमारी तकलीफ़ बड़ी पुरानी हो गई है, जैसे कि गठिया काफ़ी समय से चली आ रही है, या हमारे जकड़न है, कंधे में जकड़न है, कहीं पे मसल्स टाइट हो रही हैं, बहुत दिनों से पैरों में जकड़न है, ये काफ़ी समय मतलब महीना 2 महीना 3 महीने पुरानी चीज़ है, वहाँ पर हमको गर्म सिकाई करनी है। यानी अगर मर्ज पुराना हो गया है तो हमको गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई क्या करती है कि उस स्थान का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है, यानी जो खून की नसें हैं ना, उनको डायलेट कर देती है। पतली होती है, डायलेट कर देती है। फैलाने से क्या होता है? फैलाने से ये होता है कि चूँकि हमारी बीमारी बहुत पुरानी हो गई है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी इस पे रिएक्ट करती है, वो अपने मैक्रोफेजेस रिलीज़ करती है, वो वहाँ फाइट करते हैं, उससे स्वेलिंग आती है। अब हमने खून की नसों को फैला दिया, खून की नसों को फैलाने से क्या हुआ, वहाँ के एरिया का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, यानी वो जो मैक्रोफेजेस थे जो इस स्थान पर घुटने में, कमर में या पिंडली में, कंधे पे तकलीफ़ दे रहे थे, वो वहाँ उस खून के बहाव के ज़रिए अब आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। तो क्या होगा, वो मैक्रोफेजेस कम होने से वहाँ स्वेलिंग कम होगी। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, जो न्यूरोट्रोपिन्स बहुत होते हैं जो पेन प्रोड्यूस करते हैं, उनको वॉश ऑफ कर देता है। तो यानी पेन का सेंसेशन कम हो गया, और जो मैक्रोफेजेस थे जो जो कारण बन रहे थे, उनको वहाँ से हटा दिया। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, जो हीलिंग वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको वहाँ लाता है, यानी जिसने डैमेज किया है वो हटा दिया, और जो रिपेयर करेंगे उनको ले आए। तो क्या होगा, वहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी 3 वजह से गर्म सिकाई जो है बड़ी कारगर होती है। और वहाँ पर 2 तरह की होती हैं, एक तो होती है ड्राई, एक होती है मॉइस्ट। ड्राई में क्या होता है, जैसे कपड़े को गर्म करके तवे पर रख दिया, ये ड्राई हो गई, ये कंडक्शन मोड से काम करती है। और एक और होती है जिसको स्टीम से, भाप से हम लोग सिकाई देते हैं, वो कन्वेक्शन मोड से काम करती है। तो 2 तरह से गर्म सिकाई होती है। अब लेकिन इसको करने का तरीका ये है कि 10 से 15 मिनट दिन में 3-4 बार करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है, या हार्ट पेशेंट है, या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें उसको सेंसेशंस पता नहीं चलते हैं, जैसे बहुतों को पता नहीं चलते पैर में सुन्नपन है, उनमें ये सिकाई कतई नहीं करनी है, बिल्कुल। और अगर कहीं पे घाव है, जैसे चोट लग गई है, घाव भी है, सूजन भी, घाव भी पुरानी होगी, वहाँ भी नहीं करनी, घाव के ऊपर नहीं करनी है। जब बंद रहेगा, पूरा क्लोज्ड स्किन पूरी इंटैक्ट है, तभी सिकाई करनी है। तो ये हो गई गर्म सिकाई की बात। अब आते हैं ठंडी सिकाई की बात। अब ठंडी सिकाई एक्यूट स्थिति, एक्यूट मतलब तुरंत तुरंत की, हाल की कैसे, हम चले जा रहे थे, एकाएक हम सीढ़ी से गिर पड़े और पैर मुड़ गया और वहाँ स्वेलिंग आ गई, ये हुई एक्यूट इंजरी। अब एक्यूट इंजरी में क्या करना है, एक्यूट इंजरी में हमको ठंडी सिकाई करनी है, वहाँ गर्म सिकाई नहीं करना है। अभी मैं बताऊँगा क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ठंडी सिकाई गर्म सिकाई से जस्ट उल्टा काम करती है। यानी गर्म सिकाई खून के नसों में फैलाती है और ठंडी सिकाई उनको सिकोड़ती है। अब हमें ताज़ी चोट लगी, पैर मुड़ गया, ऊपर से देखने में तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन दर्द हमको हो रहा है, और धीरे धीरे स्वेलिंग आना शुरू हुई। स्वेलिंग क्यों आ रही है कि अंदर की मांसपेशियाँ फट गई, उनसे ब्लीडिंग हो रही है। तो हमने क्या किया, बर्फ़ को किसी कपड़े में रख के और उस स्थान पर सिकाई सूखी। देखिए, एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट बर्फ़ नहीं लगानी है, बर्फ़ को किसी कपड़े में रख के उससे लगानी है। तो लगाया हमने, तो उसने क्या किया, नसें सिकोड़ दिया, तो क्या हुआ, ब्लीडिंग रुक गई, ठीक, और वो स्थान का टेम्परेचर कम हो गया, ठंड हो जाती। तो जो एक
न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन को पेन सेंसेशन देते हैं, चूँकि ठंड होने से उनकी इफेक्टिविटी कम हो गई, तो यानी हमको दर्द में भी राहत हो गया, सूलिंग भी कम हो गई। तो वहाँ पर एक्यूट इंजरी में हमको ताज़ी चोट है, कहीं पैर मुड़ गया, या कभी कभी पुरानी चोट में भी जैसे एड़ी के पास दर्द है, या जैसे हमने प्लास्टर हटाते हैं, कभी कभी प्लास्टर हटाते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पर भी आप ठंडी सिकाई से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तनी ताज़ी चोट पे ठंडी सिकाई कितने दिन तक ताज़ी मानेंगे इसको हम? 48 से 72 घंटे। जैसे हमको आज चोट लगी है तो 2 से 3 दिन तक हम उसको ताज़ी मानेंगे। 3-4 दिन के बाद फिर गर्म सिकाई पर स्विच कर जाएंगे, है ना? तो शुरुआत में 2-3 दिन हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी किन में नहीं करेंगे, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अगर हमको डायबिटीज़ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक बीमारी होती है जिसमें पैर की नसों में ना क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे खून का दौरान नहीं होता है, तो पैर लाल हो जाते हैं। वो डॉक्टर आपका टेस्ट करके बताते हैं एडिमा, उनमें नहीं करनी है। या हम हार्ट पेशेंट हैं, कोई इस तरह के हैं सेंसेशन है, वहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर से उसको मरीज को रूबरू नहीं कराना है, वहाँ नहीं करना है। या अगर घाव हो गया, जैसे हम जा रहे थे, पैर तो मुड़ा लेकिन कट गया है, ब्लीडिंग हो रही, वहाँ पे ठंडी सिकाई नहीं करनी है, वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लीजिए, वो जो बताएंगे तो करिए। ठीक, तो इस तरह से ये गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई के बारे में आज हमने आपसे बात करी। फिर भी आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे होंगे कि भाई इस कंडीशन में क्या करोगे, तो कोई चिंता नहीं करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछिए हमसे, मैं जवाब दूंगा आपको, है ना? लेकिन इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी तो उत्साह रहे, अगली बार हम फिर कुछ नई चीज़ लेके आपके सामने आएंगे। और अब वादा है कि अब बहुत दिन एब्सेंट नहीं होंगे। ठीक है, नमस्कार।